The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो में आज बात करेंगे भारत और चीन के बीच तनाव के बारे में। समझेंगे झगड़ा किस सड़क को लेकर है, किस जमीन को लेकर है और इस झगड़े का भविष्य क्या है, हमारी सेनाएं कितनी तैयार हैं। इसके अलावा बात करेंगे 3 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, असम और पश्चिम बंगाल में हमारे देश के नागरिकों को परेशान कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो होता है, आज तस्वीर देखिए। जो मजदूर हाशिए पर थे, कोरोना संक्रमण उन्हें प्राइम टाइम टीवी पर ले आया, लेकिन उससे उनकी बदनसीबी कम नहीं हुई। याद करिए, क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का पहला वीडियो आपने कब देखा था और तब से लेकर अब तक कितनी बार आप वैसे वीडियो टीवी या अपने फ़ोन पर देख चुके हैं। हर खबर की भाषा यही, सरकार जिनसे वोट मांगती है उनकी छोटी सी ज़रूरत क्यों नहीं पूरी कर पा रही। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले की है, जिसे नवभारत अखबार ने छापा है। कबीरधाम का पुराना नाम है कवर्धा। तस्वीर ली गई क्वारंटीन सेंटर में, जो सरस्वती शिशु मंदिर में बनाया गया था। यहाँ अखबार पर खाना परोस दिया गया। दाल बह रही है, लेकिन बहने से पहले वो अखबार के कागज़ को भिगाती हुई जा रही है। हवा चलने लगे और पास से धूल उड़कर आए तो हट नहीं सकते, क्योंकि कागज़ फट जाएगा। तो खाने वाले भावशून्य होकर खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो अपने आप को गरीबों का बहुत हितैषी बताते फिरते हैं, जब आज शाम का खाना खाएं तो इन लोगों के बारे में सोचें जो अखबार पर परोसा खाना खाने को मजबूर हैं। इस मामले की जांच कराई जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और वो घिसा पिटा जवाब ना आए कि आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिर्फ जवाब आते हैं, ध्यान रखा नहीं जाता। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले हो गए 54,95,000। इनमें 22,31,523 ठीक हुए, 3,46,000 लोगों की मौत हुई। भारत के आंकड़े, कुल मामले हो गए 1,45,380, ठीक हुए 60,491 और मौतें 4,167। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 92,528 सैंपल के टेस्ट हुए। इसमें 6,535 कोरोना के नए मामले सामने आए, 2,770 लोग ठीक हुए और 146 लोगों की मौत हुई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल सामने आए। उन्होंने दावा किया कि भारत में फर्टिलिटी रेट 2.87 है, जो कि दुनिया में सबसे कम में से एक है। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? कुल पॉजिटिव पाए गए लोगों में से कितने लोगों की मौत हुई। 2.87 के फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि अगर 10,000 लोग पॉजिटिव पाए गए तो उनमें 287 लोगों की मौत हुई। जब ये पूछा गया कि फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह क्या है, तो ICMR की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। कहा गया कि इसे लेकर कई हाइपोथेसिस हैं। दूसरी सुर्खी रिजर्व बैंक से जुड़ी है। इस बैंक ने कर्जदारों को किस्तें भरने से पहले 3 महीने और अब 6 महीने यानी कि अगस्त तक की छूट दी थी। बैंकों ने ये राहत अपने ग्राहकों को दी। जो लोग इस राहत का लाभ ले रहे हैं उनकी किस्तें आगे बढ़ जाती हैं। मिसाल के लिए, आपका लोन अगर आज से 10 महीने में खत्म हो रहा था तो अब आपको 6 महीने की राहत मिलेगी, तो आपका लोन 16वें महीने में खत्म होगा। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिर ये बात सामने आई कि इस अवधि में भी बैंक सूद ले रहे हैं। आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपील की कि छूट के दौरान बैंक ब्याज न लगाएं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन ना तो सरकार ने और ना रिजर्व बैंक ने जवाब दाखिल किया। इसलिए 26 मई के दिन हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को एक नोटिस जारी किया, जिसके मुताबिक इन दोनों को 1 हफ्ते में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। कोर्ट में आज लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को वेतन देने के प्रश्न पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अपना जवाब जल्द से जल्द दाखिल करें। तीसरी सुर्खी,
राहुल गांधी से जुड़ी। वो आज मीडिया से फिर से बातचीत करते नजर आए। उन्होंने केंद्र की कोरोना स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए। कहा कि राज्य कोरोना से लड़ाई में अकेले हो गए। कांग्रेस शासित राज्यों के पास अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन केंद्र के बिना वो काम नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी ने कांग्रेस और गैर कांग्रेस शासित राज्यों में फर्क किया, लेकिन एक जगह वो फर्क करने लगे तो सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। उनके बयान में से 24 सेकंड की एक क्लिप ट्विटर पर खूब शेयर की जा रही है। देखिए। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. तो क्या है इस क्लिप का मामला? जैसा ज्यादातर क्लिप्स के साथ होता है, आगे पीछे की बातें एडिट कर दी गई। दरअसल राहुल से एक पत्रकार ने सवाल किया कि महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्या ऐसे हालत में केंद्र की तरफ से दखल होना चाहिए? इशारा राष्ट्रपति शासन की तरफ था। राहुल ने अपने जवाब की शुरुआत ये बताकर की कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में बेहद घनी आबादी है, इसलिए मामले ज़्यादा हैं। फिर ये कहा कि सरकार चलाने और सरकार को समर्थन देने में फ़र्क होता है, और आखिर में जोड़ दिया कि केंद्र को पूरा सहयोग करना चाहिए। ये क्लिप उद्धव ठाकरे, मातोश्री, शिवसेना कितना पसंद करेंगे, देखने की बात होगी। आखिरी सुर्खी चीन से है, जहां कोरोना संक्रमण पर काबू की बातें हो रही थी, लेकिन अब फिर नए मामले सामने आने लगे हैं। 25 मई को यहां पर 36 नए मामले सामने आए। इससे पहले 24 मई को भी 51 नए मामले आए थे, माने 2 दिन में 87 नए मामले। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 64 मामले तो वुहान से हैं, जहां से ये बीमारी शुरू हुई। वुहान में लगभग 65 लाख लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। अभी यहाँ 46 लाख लोगों के टेस्ट और किए जाने हैं। इस टेस्टिंग से जो भी ट्रेंड्स निकलकर सामने आएंगे, उनका पूरी दुनिया को बड़े जतन से इंतजार रहेगा, क्योंकि वुहान के अनुभव ही बताएंगे कि क्या संक्रमण पर पूरी तरह से काबू पाना संभव है, और ये भी कि संक्रमण की सेकेंड वेव का खतरा कितना बड़ा है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। चीन और भारत के बीच लद्दाख में झगड़ा तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है। दोनों देश झगड़े वाली जगह सेना की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। हाल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सबको इंतजार था कि चीन के विदेश मंत्री भारत के साथ झगड़े पर कुछ बोलेंगे, लेकिन जिक्र तक नहीं हुआ। भारत सरकार की तरफ से भी इस झगड़े पर ज़्यादा बयान नहीं आ रहे हैं। सरकारें ऊपर ऊपर शांत हैं, लेकिन सीमा पर गर्मी बरकरार है। लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच 5 बार से ज़्यादा सुलह के लिए बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हाल के वर्षों में लद्दाख में भारत और चीन के बीच ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था। बीते शुक्रवार को भारत के थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी ले गए थे स्थिति का जायजा लेने के लिए। अब खबरें हैं कि चीन LAC के पास अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या चीन लद्दाख में 1962 वाले युद्ध जैसे माहौल की तैयारी कर रहा है? लद्दाख में चीन की असली चाल क्या है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसी पर बड़ी खबर में आज विस्तार से बात करेंगे। झगड़े का अंत किसके खिलाफ जा सकता है, ये समझने के लिए हमें झगड़े की शुरुआत और पूरा झगड़ा समझना होगा। ये लद्दाख है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, अब यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। इस नक्शे में आपको लेह दिख रहा होगा। इसमें दाईं तरफ वाली रेखा देखिए, ये है भारत और चीन की सीमा, वो सीमा जो आधिकारिक तौर पर हम अपनी मानते हैं, लेकिन चीन नहीं मानता। भारत के नक्शे में आपको लद्दाख इतना ही बड़ा दिखेगा, लेकिन असल में हमारे पास लद्दाख इतना बड़ा है नहीं। तो फिर कितना बड़ा है? ये डॉटेड लाइन देखिए। इस डॉटेड लाइन के दाईं तरफ के हिस्से को अक्साई चिन कहते हैं। ये हिस्सा चीन के कब्जे में है। 1962 के युद्ध में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर चीन लद्दाख में घुस आया था। अक्साई चिन के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर उसने कब्जा कर लिया था। और अक्साई चिन चीन के कब्जे में जाने के बाद जो नई रेखा खींची, जो आप इस नक्शे में डॉटेड लाइन में देख रहे हैं, ये कहलाती है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब लद्दाख के इस नक्शे में कुछ और जगह भी देखते हैं। ऊपर दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ भारत का एयर स्ट्रिप है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप यानी बड़े लड़ाकू विमान भी यहाँ उतारे जा सकते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, अब श्योक नाम की नदी है और गालवान नदी है। गालवान नदी के पास की घाटी को गालवान घाटी कहते हैं। और नीचे आएंगे तो आपको पेंगोंग लेक दिखेगी, और इस लेक से होकर गुजरती है LAC। इस झील के दक्षिण में चुशूल है।
नक्शे में और नीचे ज़मीन के हिसाब से दक्षिण में ही जाएंगे तो डेमचोक और फिर आगे चुमूर है, इसके नीचे हिमाचल प्रदेश। अब देखिए लद्दाख के पूर्वी हिस्से में सारा बॉर्डर चीन का लगता है। ये सीमा 857 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसमें से सिर्फ 368 वर्ग किलोमीटर ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। बचा 489 वर्ग किलोमीटर ये LAC है, जो हमने डॉटेड लाइन से नक्शे में देखा। अब जो डॉटेड लाइन वाली LAC है वो भारत के हिसाब से है, लेकिन चीन इसे भी नहीं मानता। चीन की नियंत्रण रेखा कहाँ से गुजरती है ये हमें मालूम भी नहीं, क्योंकि भारत और चीन ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख में LAC के नक्शे एक्सचेंज नहीं किए। यानी किसकी ज़मीन कहाँ तक है इसको लेकर दोनों देशों में कन्फ्यूज़न है, और इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा चीन उठाता है। कैसे उठाता है? भारत के इलाके में घुसकर। ये डेमचोक कोयल सेक्टर, उसका उदाहरण लेते हैं। 1980 के बाद से चीन यहाँ पर घुसपैठ कर रहा है। कितनी? 45 किलोमीटर के एरिया में कब्जा कर लिया। आप कहेंगे कोई 45 किलोमीटर छोटी दूरी तो है नहीं, छोटा इलाका तो है नहीं, इतना भीतर कैसे घुस आया और हमने रोका क्यों नहीं? असल में लद्दाख वाले इलाके में बाउंड्री वैसी नहीं है जैसी भारत और पाकिस्तान के बीच है कि कोई LOC क्रॉस करे तो नजर आ जाए। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, सड़कें भी नहीं हैं। यानी नक्शे में तो हमने लकीर खींचकर ज़मीन दिखा दी, लेकिन असल में भारत की सेना या ITBP की रेगुलर पेट्रोलिंग वहाँ तक नहीं हो पाती। लद्दाख के रेबो भेड़ चराने इन इलाकों में जाते हैं। रेबो छोटे ट्राइबल समूह को कहते हैं। अब चीन ने क्या किया? उसने चालाकी दिखाई। इन भेड़ चराने वालों का रास्ता देखकर चीन भारत के इलाके में घुस आया। उसने धीरे धीरे अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। UPA 2 सरकार के वक्त एक रिपोर्ट में भी ये बात कही गई थी। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन, जो साल 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन थे, वो लद्दाख गए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था लद्दाख का 640 वर्ग किलोमीटर का एरिया हमने खो दिया है, क्योंकि वहाँ हमें पेट्रोलिंग करने नहीं दी जा रही। वहाँ PLA की पेट्रोलिंग है, यानी ये हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया है। हालांकि उस वक्त सेना ने इस दावे को खारिज किया था और कहा था कि नदियों के अपने धारा बदलने से 500 से 1500 मीटर का एरिया इधर उधर होता रहता है। बाकी हमने चीन के पास कुछ भी नहीं जाने दिया। इन दोनों दावों के बीच सच्चाई कहाँ है? इस पर हमारे साथी सुरेश ने पूर्व राजदूत और भारत चीन सीमा मामलों के एक्सपर्ट फुनचक स्तोबदन से बात की। देखिए। ये सच है कि 1978 से लेके जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट देंग ज़ाओपिंग के ज़माने से उनका एक फॉरवर्ड पॉलिसी चल रहा था, हर चीज़ में, इकोनॉमिक में था, पॉलिटिकल था, हर चीज़ में। जब से इनका चाइनीज़ फॉरवर्ड पॉलिसी चला था 1978 से, तब से शायद चाइनीज़ का जो रवैया है, जो एग्रेसिव स्टांस है बॉर्डर की तरफ, काफ़ी बढ़ गया था। और ये जो है लद्दाख में भी काफ़ी असर हुआ, और उन्होंने इंच बाय इंच, छोटा छोटा करके जो ज़मीन हमारे एरिया के हैं वो खाने लगे। अब मुझे ये नहीं पता है कि हमारे अपने ऑफिशियल तरीके से तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो 62 वॉर के बाद डिफ़ाइन हुआ था, हो सकता है उसमें हमें कोई नुकसान नहीं आया हो, लेकिन जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बीच में जो न्यूट्रल जोन होते हैं, कहीं कहीं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के डेप्थ का जो डिस्प्यूटेड होते हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग पे जाते हैं, उनके भी आते हैं, हमारे भी जाते हैं। लेकिन और हमारे नॉट ओनली पेट्रोलिंग जाते हैं, हमारे जो नोमैड्स होते हैं, जो बकरी चराने के लिए ले जाते हैं, याक ले जाते हैं, उनका चरागाह रहता है। विंटर में ज़्यादा रहता है, क्योंकि समर में तो पास्चर कहीं भी मिल जाता है। विंटर में उस जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ के नीचे घास ढूंढ के फिर जानवरों को खिलाते हैं। तो आस्ते आस्ते ये जो न्यूट्रल एरिया है, जहाँ पे चरागे होते हैं, हम विंटर ग्रेजिंग लैंड कहते हैं, वो आस्ते आस्ते चाइनीज़ वहाँ बैठ गए। पहले तो जो नोमैड्स होते थे हमारे, उनको भगा देते थे डरा के, फिर वो अपना एक टेंट लगाते हैं और इसी तरह वो अपना प्रेजेंस बढ़ा के झंडा लगा के वो बैठ जाते हैं। भारत के इलाके पर कब्जा करने का चीन का मॉडस ऑपरेंडी ये है कि हमारे इलाके में पेट्रोलिंग शुरू कर दे। अगर वहां भारतीय सेना के जवान मिल जाएं तो झड़प होगी, अगर झड़प नहीं होगी तो वो अपनी मौजूदगी के सबूत छोड़ जाएंगे, जैसे बिस्किट के रैपर या कोई और सामान। और ये जानबूझकर किया जाता है चीन की तरफ से, ताकि उस एरिया पर अपना दावा कर सकें। अब मौजूदा झगड़ा समझते हैं। इस बार का झगड़ा 2 जगह हो रहा है। नक्शे में सड़क देखिए,
दौलत बेग ओल्डी से श्योक नदी के पास से होते हुए लेह तक जा रही है। करीब 260 किलोमीटर लंबी ये सड़क, जिसे बीआरओ ने पिछले साल पूरा किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ये सेना की वो विंग है जो सड़क या पुल बनाती है। नक्शे में आप देख रहे हैं, गालवान घाटी में ये सड़क एलएसी के करीब आती है और इसी को लेकर चीन विरोध जता रहा है। तो एक झगड़ा तो हो गया इस सड़क को लेकर। दूसरा झगड़ा इस पेंगोंग झील के पास है। झील 135 किलोमीटर लंबी है। भारत के हिसाब से 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत का है, बाकी चीन का। झील के उत्तर में उभार बने हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ 1 से 8 तक उभार है, नंबरिंग है। इन्हें फिंगर्स कहते हैं। भारत का मानना है कि एलएसी फिंगर 8 से गुजर रही है। भारत पेट्रोलिंग करता है फिंगर 4 तक, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में चीन ने पेट्रोलिंग फिंगर 2 तक शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, चीन फिंगर 2 पर ही भारत को रोक रहा है। यानी भारत के जवान फिंगर 2 से आगे 5 मई को पेट्रोलिंग करने गए तो चीन ने उन्हें वहीं रोक दिया। ये वैसा ही है कि हम अपने खेत की मेड़ पर जा रहे हों और सामने से कोई पड़ोसी, कोई कथित दबंग आकर रोकने लगे, हमारे सामने खड़ा हो जाए। हम क्या करेंगे? वापस लौट आएंगे या धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पड़ोसी बराबर का या ज़्यादा ताकतवर हो तो क्या करेंगे? बातचीत के जरिए झगड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। अमूमन ऐसी हालत में भारत और चीन के लोकल मिलिट्री कमांडर बातचीत करते हैं, लेकिन इस बार 5 राउंड से ज़्यादा की बात हो गई, कुछ नहीं सुलझ रहा। मतलब आप और आपके पड़ोसी जहां उलझे थे वहीं बैठे हैं और दोनों अपनी तरफ से संख्या बल बढ़ा रहे हैं। हो कुछ नहीं रहा फिलहाल। लेकिन ये बात हमारे लिए इस लिहाज से नुकसानदायक है कि ये इलाका हमारा है, पड़ोसी हमारे इलाके में आकर हमें रोक रहा है। मतलब हम पीछे हट गए तो उसका कब्जा हो जाएगा। चीन की मंशा भी यही जताई जा रही है। चीन पेंगोंग झील के पास 83 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अपना हक जताने लगा है। इसके अलावा झील के दक्षिण में चुमुर इलाके के 80 वर्ग किलोमीटर वाले इलाके को कब्जाना चाहता है। पूर्व राजनयिक फुनचिक स्तोवदन का मानना है कि इसके पीछे चीन की गहरी साजिश है। चीन भारत को पश्चिम में धकेलने में लगा है। कहाँ तक? उत्तर में श्योक नदी तक और दक्षिण में इंडस नदी तक। सुनिए। और इधर आप कह रहे हैं पंगोंग जो पंगोंग लेक है वहाँ पे भी नदर्न बैंक पे काफ़ी सामने तक, पहले तो पंगोंग के कई एंड में जाके 62 लड़े थे, जहाँ मेजर शतान सिंह बाकी लोग जो लड़ाई करके चुशुल साइड पे लड़ाई होता था। अभी तो लड़ाई बिल्कुल नीचे आ रहा है, मतलब और भी आगे आके लड़ाई चलता हम लोगों का, फेस ऑफ होते रहते हैं। तो मैं अपना एक लोकल पर्सपेक्टिव से कहता हूँ, आप किसी लद्दाखी से जाके पूछिए कि कितना ज़मीन चला गया, तो जो लोकल नोमैड होते हैं जी, पहले में हम वहाँ तक था हमारा, अब तो नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो क्या चीन भारत की ज़मीन कब्जा करने में इस तरीके से कामयाब हो सकता है? अगर चीन नहीं रुका तो क्या भारत युद्ध की तरफ जा सकता है? इस झगड़े का क्या अंजाम हो सकता है? ये भी हमने पूछा अपने एक्सपर्ट से, सुनिए उनका जवाब। मुझे लगता है बात सीरियस हो चुका है, काफ़ी अंदर तक आए होंगे रिपोर्ट, जो अभी तो सरकार तो कुछ बता नहीं रहे हैं, जो इधर उधर से हम भी सुन रहे हैं न्यूज़ के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, काफ़ी किलोमीटर्स वो अंदर घुसे हैं। तो अगर तो बिल्कुल अंदर श्योक वैली तक घुस सकते हैं तो फिर हमारा सिचुएशन ग्राउंड पे बहुत ही ख़राब रहेगा। तो जिस हालत में भी चाइनीज़ को तो पीछे धकेलना होगा, जैसे भी कॉस्ट हो, चाहे इसके लिए युद्ध भी लड़ेगा, युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, युद्ध भी लड़ने चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हम इस चीज़ को खोने के लिए बहुत ही राज़ी मैं तो नहीं हूँ, देश भी नहीं होना चाहिए, सरकार भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे भी हो उनको धकेलना चाहिए पीछे की तरफ। ज़मीन पर कब्जा करना आसान नहीं होता, फिर चाहे वो किसी किसान की हो या देश की। चीन की पिछले कुछ सालों में सैकड़ों बार भारत के इलाके में घुसपैठ की कोशिशें रही हैं, लेकिन घुसपैठ की जानकारी मिलने पर भारत के बहादुर जवानों ने चीन को बाहर खदेड़ा है। एक उदाहरण डोकलाम का है, जहां भूटान की ज़मीन पर चीन कब्जा करने की मंशा पाले था। 2 महीने से ज़्यादा भारत और चीन का आमना सामना हुआ और फिर आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा। बेहतर हो इस बार बातचीत के ज़रिए मसला सुलझ जाए। अब बात करेंगे 3 प्राकृतिक आपदाओं के 3 किस्सों की। इंसान पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जीव है, लेकिन कुदरत के आगे कितना बौना है ये इन दिनों नज़र आ रहा है। जिन्होंने भी टिड्डी शब्द सुना बस है, उनके लिए किसी कीड़े का नाम है जिसे उन्होंने देखा नहीं। वैसे भी हमें कीड़ों से प्यार करना नहीं सिखाया जाता, तो उनके हिस्से में घृणा आती है। लेकिन टिड्डियों के खाते में सिर्फ घृणा नहीं है, वो आतंक भी पैदा करते हैं। जी, किसानों के लिए टिड्डी दल
बड़ी समस्या होते हैं। ये घंटों के भीतर खेत के खेत चौपट कर जाते हैं। पत्ते, फूल, बीज, तनों की खाल सब खा जाते हैं। यही नहीं, जब लाखों की संख्या में ये ज़मीन पर उतरते हैं तो पौधे इनके वज़न से दबकर बर्बाद हो जाते हैं। टिड्डियों का एक छोटा दल एक दिन में 2500 लोगों या 10 हाथियों के बराबर खाना खा लेता है। नवंबर-दिसंबर 2019 में गुजरात और राजस्थान में टिड्डी दल का 25 साल का सबसे बड़ा हमला हुआ था। हमने आपको शो में विस्तार से बताया भी था। अभी मई का महीना भी नहीं बीता, फिर हमला हो गया। टिड्डी दल राजस्थान की राजधानी जयपुर तक में देखे गए और इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है। जब शहरों में, ताकत के केंद्रों में इस तरह के खतरे पहुंचते हैं तब ज़्यादा नज़र जाती है। जब तक वो किसान के खेत में रहते हैं, लोगों की चिंताएं कम होती हैं। और बात सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रही। यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में भी दाखिल हो गए। फिलहाल सभी के खेतों में फसल नहीं है, इसलिए चिंता कुछ कम है, लेकिन कई जगह मक्के की फसल अभी भी खेतों में है, जो कि टिड्डियों के निशाने पर है। टिड्डियों का असर गुजरात के भी कुछ ज़िलों में है और फसलों को वहाँ नुकसान पहुँचा है। गुजरात का एक ज़िला है अमरेली। यहाँ ज़िला प्रशासन को नुकसान का सर्वे कराने के लिए 11 टीमें लगानी पड़ी। समस्या बढ़ती देख केंद्र के विशेषज्ञ भी राज्यों से बात कर रहे हैं। ये तो था कीड़ों का सैलाब। दूसरी तरफ पानी का सैलाब है, बाढ़ है। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, दरांग और गोलपारा जिलों में 30,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अम्पन चक्रवात चला गया, लेकिन उसने मौसम में जो बदलाव किए उसके चलते इन जिलों में भारी बारिश हो रही है। चक्रवात ने ओडिशा को छुआ, फिर पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई और आखिर में बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया। लेकिन असम में इसके चलते भारी बारिश हुई, जिससे लोग बेघर हुए, फसलें बर्बाद हुई। और असम की समस्या ये भी है कि बाढ़ ऐसे वक्त में आई जब सूबे में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। तो सरकार ऐसी स्थिति में है कि पहले एक कैंप बनवाते थे, अब 2 बनाने पड़ रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। लेकिन दोगुने राहत कैंप बनाकर भी संक्रमण का खतरा टालना मुश्किल है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सूबे के बाहर फंसे लोग 10 जून के बाद वापस लौटें, ताकि फिलहाल सरकार पूरा ध्यान बाढ़ से निपटने में लगा सके। असम अभी से चिंतित है क्योंकि जुलाई में वहां फिर बाढ़ का मौसम आ जाएगा। अभी जो नदियां खतरे के निशान से थोड़ा नीचे हैं, वो तब इस निशान के ऊपर बहने लगेंगी। असम में हर साल बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है और सरकारें वो लोगों को तैरती लकड़ियों और काम चलाऊ नाव के भरोसे छोड़ देती हैं और जिंदा रहने के लिए लोग खुद आविष्कार करते रहते हैं। तीसरी बात पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। अम्पन का सबसे ज़्यादा असर यहीं रहा। 80 लोगों की मौत हुई, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। आमतौर पर गांव चक्रवातों की भीड़ चढ़ते हैं, लेकिन इस बार तूफान के रास्ते में थी राजधानी, यानी कि कोलकाता शहर। जयपुर वाला तर्क यहाँ भी लागू होता है। खूब तेज हवा चली, भारी बारिश हुई, एयरपोर्ट तालाब बन गया। कोलकाता की पहचान समझी जाने वाली पीली टैक्सियाँ पानी में डूब गई। अब तूफान चला गया, लेकिन जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है। एनडीआरएफ अभी तक कोलकाता में राहत के काम में लगा है। आज इसने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कोलकाता के कमरदंगा रोड पर चल रहे राहत अभियान की तस्वीरें पोस्ट की। जो पेड़ धराशायी हैं, उन्हें एनडीआरएफ के जवान चेन सॉ से काट काट कर इमारतों से हटा रहे हैं। कोलकाता राजधानी है तो राहत के काम में तेजी है, लेकिन कुछ लोगों की समस्याएं यहाँ से ज़्यादा हैं। सुंदरबन में रहने वाले लोग, वो चक्रवात के रास्ते में थे, हवा ने घर उड़ाया, जो बचा पानी में डूब गया। जो बच गए वो अब बता रहे हैं कि तूफान समंदर से पानी की इतनी बौछार लाया कि पानी खारा हो गया और पेड़ खराब हो रहे हैं। बात सिर्फ सुंदरबन की भी नहीं है, इससे इतर इलाकों की भी यही कहानी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिन लोगों का सब कुछ लुट गया, अब वो उनकी तरफ आस से देख रहे हैं। उनके पास गलती का मौका नहीं है। सियासत इंतज़ार कर लेगी। फिलहाल वक्त है प्रशासनिक दक्षता दिखाने का, और हमारे लिए वक्त है विदा का। लेकिन विदा से पहले आपको कविता सुनाएंगे चंद्रकांत देवताले की। पत्थर की बेंच जिस पर रोता हुआ बच्चा बिस्कुट कुतरते चुप हो रहा है, जिस पर एक थका युवक अपने कुचले हुए सपनों को सहला रहा है, जिस पर हाथों से आंखें ढांप एक रिटायर्ड बूढ़ा भरी दोपहरी सो रहा है, जिस पर वे दोनों जिंदगी के सपने बुन रहे हैं। पत्थर की बेंच जिस पर अंकित हैं आंसू, थकान, विश्राम और प्रेम की स्मृतियां। इस पत्थर की बेंच के लिए भी शुरू हो सकता है किसी दिन हत्याओं का सिलसिला। इसे उखाड़ कर ले जाया अथवा तोड़ा भी जा सकता है। पता नहीं सबसे पहले
कौन आसीन हुआ होगा इस पत्थर की बेंच पर। देवताले बता रहे हैं हर चीज़ का वक्त है, तूफान टिड्डी दल के आने का भी। लेकिन सब तय है का मतलब ये नहीं कि हम अपनी लगन से इन मुसीबतों से जीत नहीं सकते, पार नहीं पा सकते। संकट में फंसे सभी लोगों के लिए प्रार्थनाओं के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।